लेकर हाजिर हैं हम संधि प्रकरण का पार्ट 2। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे और कम टाइम में चीजों को आपको बस ये रहेगा, आप क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। एक बात और, जो अगर आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, और कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा हम आपको पढ़ा देंगे वो अलग, और आपको वो मैं बकायदे बोर्ड पे बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रीत्यानुसार का संधि विच्छेद है। रीत्यानुसार का संधि विच्छेद है, तो ध्यान रखिएगा अगर हम ऑप्शन देखें, रीत्य प्लस अनुसार, रीत प्लस अनुसार, रीति प्लस अनुसार और रीत्य प्लस अनुसार। तो एक बात अगर आप ध्यान देते हैं तो सब में आपको दोनों तरफ स्वर मिल रहा है, स्वर मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये स्वर संधि तो है, डेफिनेटली स्वर संधि है, क्योंकि स्वर संधि में ही एक ऐसा रूल होता है कि दोनों तरफ स्वर होंगे ही होंगे। तो आप देखिएगा चारों में से सही कौन सा है, तो आपको पहले सी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन सही होगा, रीति प्लस अनुसार। क्यों? ध्यान रखिएगा रीति अनुसार जो है जितना भी मतलब जो भी शब्द है बीच में आधे अक्षर के बाद या और वाह आपको मिल गया, या मिल गया है ना, रीत्य अनुसार। और ये ई छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ रीत था, री के पश्चात पार्ट 1 में मैंने बताया था अगर कोई असमान स्वर आता है तो ई का या, ऊ का वा, री का रा तथा ली का ला हो जाता है। तो यहाँ पे भी ई का या हो जाएगा, तो रीति प्लस अनुसार तो रीत्य अनुसार हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है। अनुरूप शब्द में कौन सा समास है? देखिए बात समास की आ गई है, तो अब दो समास, दो तीन जो क्वेश्चन समास के मिलेंगे हम उनको एक बार देखते चलेंगे, क्योंकि इसमें समास के भी क्वेश्चन डाले गए हैं। तो मैं देख लेता हूं, उसके बाद फिर जब समास पढ़ाऊंगा तो वहां अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है ना। दिए गया अनुरूप शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास तथा बहुब्रीहि समास। तो अनुरूप में मैंने बताया था अगर किसी शब्द में पहला पद अव्यय हो या फिर कहते उपसर्ग हो तो वो अव्ययी भाव समास होता है। तो अनुरूप शब्द अव्ययी भाव समास है। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? पहला है बहुव्रीहि, दूसरा है द्विगु, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है कर्मधारय। तो इसमें जो देशांतर शब्द है, देशांतर और अक्षांश जो है इसमें तत्पुरुष समास हमें लगता है फिलहाल। देशों का अंतर और अक्षों का अंश तत्पुरुष समास लगता है, लेकिन इसमें ऑप्शंस दिया है देशांतर का, देश का है जो अंतर, वही कर्मधारय समास। तो ये अभी डाउट में रखते हैं, इसको हम अगली वीडियो में क्लियर कर देंगे, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है कि इसमें हमें लगता है देखिए गूगल करने पर भी यही दे रहा है कि तत्पुरुष समास। अगले उसमें बता दूंगा। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन तो आपको मैंने बताया था यण संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, अयादि संधि है। तो मैंने अभी इससे पहले वाले में बताया था कि कभी कभी जो होता है विसर्ग जो है वो रेफ वाले रा में कन्वर्ट हो जाता है ना, और वही विसर्ग जो है ओ में भी परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे भी निर्धन है, निर्जन है, अगर ऐसे आशीर्वाद है, ऐसे शब्द आते हैं तो यहाँ पे रेफ वाला रा जो होता है वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो निर्धन का पहले हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। निर्धन का संधि विच्छेद होगा निह प्लस धन, निह प्लस धन निर्धन, और ये विसर्ग संधि होगा। इसका सी ऑप्शन सही होगा। व्याख्यान में कौन सी संधि है? व्याख्यान में कौन सी संधि है? तो ध्यान रखिएगा व्याख्यान में बी प्लस आख्यान होगा, बी प्लस आख्यान व्याख्यान। और ध्यान रखिएगा ये यण स्वर संधि है, यण ही होगा, क्योंकि छोटी बड़ी के पश्चात अगर कोई असमान स्वर आता है तो ई का या बन जाता है। तो वी प्लस आख्यान होगा व्याख्यान। एक बात और, इसमें पूछ रहा है गुण है, दीर्घ है, यण है, विसर्ग है, तो यहाँ पे यण स्वर संधि है, आधे अक्षर के बाद या और वाह आया है वही। अगर आपको ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो एक एग्जांपल और है व्यर्थ। व्यर्थ में भी ऐसे ही है, व्यर्थ बी प्लस अर्थ होता है व्यर्थ, और पहला शब्द ही क्या हो जाता है? स्वागतम है या स्वागत है, सु प्लस आगत हो जाता है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अगला है अत्युत्तम में संधि का विच्छेद क्या होगा? अत्युत्तम में तो आप अगर सही से तोड़ेंगे भी तो अति प्लस उत्तम ही आएगा। इसका ऑप्शन देखते हैं, पहला अति प्लस युत्तम, अत्य प्लस उत्तम, अत्यु प्लस उत्तम और अति प्लस उत्तम। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा।
सातवें प्रश्न पे आते हैं, हिमांशु शब्द का क्या अर्थ संधि है। अच्छा, अत्युत्तम में कौन सा समास संधि होगा, ये भी आपको ध्यान देना होगा। अति प्लस उत्तम है तो यहाँ आधे अक्षर के बाद या और वाह में से कुछ आया, और आप ध्यान रखिए या आधे अक्षर के पश्चात अगर या और वाह में से कोई वर्ण आता है तो वो यण हो जाता है। इसका मतलब अत्युत्तम में भी यण स्वर संधि है। देखिए जरूरी नहीं जो मैं करवा रहा हूँ सेम वैसे ही क्वेश्चन आ जाए, अगर नहीं भी ऐसा होता है तो आपको मिलता जुलता अत्युत्तम में अगर उसने संधि नहीं पूछी है तो विग्रह पूछ लेगा, विच्छेद पूछ लेगा। अगर विच्छेद नहीं पूछा है तो संधि पूछ लेगा। दोनों में से कुछ ना कुछ तो पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे, हिमांशु शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा। हिमांशु शब्द का संधि विच्छेद हिम प्लस अंशु होगा। पहला ऑप्शन है हिमा प्लस अंशु है, हिम प्लस आंसु है, हिमांश प्लस उ है। तो ध्यान रखिएगा हिम प्लस अंशु होगा, छोटा छोटा मिलकर बड़ा हो जाएगा और ये बनेगा दीर्घ स्वर संधि। अगला बात आता है सप्त प्लस ऋषि में कौन सी संधि है। सप्त प्लस ऋषि मैंने गुण में बताया था, छोटा बड़ा के पश्चात छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ या फिर री या री में से कोई वर्ण आता है तो ई का ए, उ का ओ, री का अर तथा री का अल हो जाता है, ये बताया था ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी ऐसे ही बनेगा। सप्त प्लस ऋषि का सप्तर्षि हो जाएगा, महर्षि हो जाता है, देवर्षि हो जाता है। ये सारे ही एग्जाम्पल जो हैं वो गुण स्वर संधि के हैं, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल आगे आता है षट प्लस रिपु है, और पहले टा का डा में परिवर्तन व्यंजन संधि का पहला रूल षट रिपु हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, व्यंजन संधि है, यण संधि है, आदेश है या विसर्ग संधि है। तो ध्यान रखिएगा ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का पहला ही रूप है टा का डा में परिवर्तन, का गा में परिवर्तन, चा का जा में परिवर्तन। ये सारे मैंने करवाए थे। आगे देखिएगा किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है। हार प्रत्यय नहीं है, लुहार, खेवनहार, जाननहार, पालनहार। तो ध्यान रखिएगा लुहार तो लोहा प्लस रा रहता है लोहार, तो लोहार शब्द में हार प्रत्यय नहीं है। इसका सही आंसर होगा लुहार, लोहा प्लस रा। आगे आते हैं प्राण का सही संधि विच्छेद है। प्राण का सही संधि विच्छेद है प्रा प्लस ऊढ़, प्रा प्लस उढ़, प्रा प्लस ऊढ़, प्र प्लस ढ़, प्रा प्लस औढ़। तो इसका आंसर होगा प्रा प्लस ऊढ़ होगा और ये हो जाएगा प्राण। और तो प्रा प्लस ऊढ़ तो हो जाएगा प्राण, और ये सही आंसर है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। एक और शब्द होता है अक्षौहिणी, इससे मिलता जुलता ही शब्द है अक्षौहिणी सेना, अक्षौहिणी। तो इसका भी संधि विच्छेद अक्ष प्लस ऊहिनी होता है, और ये जो होता है वृद्धि स्वर संधि का अपवाद माना जाता है। वृद्धि स्वर संधि में से ये अलग है, डिफरेंट है थोड़ा, उसके रूल को फॉलो नहीं करता है, लेकिन ये होता वृद्धि में ही है, ठीक है ना। आगे चौमासा में क्या समास है। तो चौमासा अगर आपका कहीं भी पहला शब्द संख्यावाची हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो वहां पे द्विगु समास ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा चौमासा में द्विगु समास। देखिए हर जगह मैं ये बात नहीं कहता, मतलब हर जगह तो फॉलो नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम 90% ऐसा होता है जब आप कि जो पहला शब्द संख्यावाची हो और दूसरा संज्ञा हो तो वो क्या हो जाता है, वहां पे समूह लेकिन होना चाहिए, समूह होता है तो वहां पे द्विगु समास हो जाता है। एक बात और आप कमेंट में ये मत कहिएगा सर नहीं क्या 55 में तो नहीं होता है, त्रिनेत्र में तो नहीं होता है। अगर मैं इन सब चीजों इन सब कॉन्सेप्ट को मैं जब मतलब इन सब चीजों को अगर हम कॉन्सेप्ट में बताते हैं तब आप तब क्लियर ना हो तो आप कह सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें मैं ऐसे शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिकी टाइप का आपको सॉल्व करा रहा हूं मैं, तो ध्यान रखिएगा इसका यही होगा चौमासा, मतलब इसमें द्विगु समास है, द्वंद्व कर्मधारय द्विगु और तत्पुरुष में से द्विगु सही है। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे उत प्लस लंघन बनेगा, तो यहाँ पे उल प्लस लंघन, उ प्लस लंघन, उत प्लस लंघन और ना प्लस लंघन, तो यहाँ पे उत प्लस लंघन सी ऑप्शन सही है। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है, तो साहित्य प्लस इक प्रत्यय जुड़ा है, तो यहाँ पे इक है, इत्तिक है, सा है और का है, तो यहाँ पे इक प्रत्यय है। अगला है पंचामृत में कौन सा समास है। पंचामृत 5 है अमृत या 5 अमृतों का समूह, तो यहाँ पे द्विगु समास, हाँ पंचामृत में द्विगु समास होगा, ठीक है।
आगे 16 है रीत्यनुसार, तो इसका रीति प्लस अनुसार दोबारा एक क्वेश्चन आ गया है, तो इसका कर लेते हैं। त्रिवेणी में कौन सा समूह है? 3 वेड़ियों का समूह, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास तथा द्विगु समास, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। ईश्वर में का सही संधि विच्छेद बताइए। कब ईश्वर का सही संधि विच्छेद बताइए। तो कवि प्लस ईश्वर, कवीस प्लस स्वर, कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर, तो यहाँ पे होगा कवि प्लस ईश्वर, इसका ए ऑप्शन सही होगा। छोटी और बड़ी मिलाकर बड़ी मात्रा। और ध्यान रखिएगा इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। आगे कौन सा शब्द में व्यंजन संधि है? इसकी 4 ऑप्शन दे रहा है, पूछ रहा है इन चारों में से आपको बताना है किन शब्दों में व्यंजन संधि, किस शब्द में व्यंजन संधि पाई जाती है। तो आपको पहला है देवर्षि, दूसरा है जानकीस, तीसरा है वागीस और चौथा है कवीस। चलो हम चारों शब्दों के बारे में देखते हैं, चारों में है कौन कौन सा। पहला है देवर्षि, देवों में ऋषि, देवों में है जो ऋषि। तो अगर समास की बात करते हैं कि तो देवर्षि हो जाता है कर्मधारय समास। और अगर यहाँ पे बात करेंगे तो देव प्लस ऋषि होगा, छोटा उधर देव में छोटा और ऋषि में ऋ, अगर छोटा बड़ा के पश्चात ऋ आता है तो अर बदल जाता है, गुण स्वर संधि होगा। तो देवर्षि शब्द में गुण स्वर संधि है। अगला है जानकीस, तो जानकी प्लस ईस, दोनों छोटी बड़ी मिलाकर बड़ी बड़ी ही बनना है जानकीस, ये वृद्धि स्वर संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। आगे है वागीस, वागीस ध्यान रखिएगा, वाक प्लस ईस, वागीस मतलब का गा में परिवर्तन हुआ, यहां पे व्यंजन संधि है, इसका मतलब वागीस शब्द में व्यंजन संधि है। अगला है कवीस, कवीस में कवि प्लस ईस होगा, यहां भी दीर्घ स्वर संधि है। अकह सवर्णे दीर्घा, अक प्रत्याहार के पश्चात, अक प्रत्याहार आ ई उ री के पश्चात अगर उसी के समान कोई वर्ण आता है तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। सवर्णे, अक प्रत्याहार के बाद सवर्णे मतलब उसी के समान कोई वर्ण आता है तो दीर्घ हो जाता है। आगे है पंजाब में कौन सी का संधि विच्छेद बताना है। तो पंजाब को अगर हम संधि विच्छेदित करते हैं तो पंज प्लस आब, पंजा प्लस बा, पंच प्लस आब और पंचा प्लस बा। तो 4 तरीके आपको दिए गए 4 ऑप्शन में से, तो इसका पंच प्लस आब होगा। चा का जा में परिवर्तन, व्यंजन संधि। पहला रूल जब कहता है कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात कोई स्वर आए, तीसरा चौथा वर्ण आए या यार अलावा हा में से कोई वर्ण आए तो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो फिर इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा पंच प्लस आप, चा आया उसके बाद स्वर आया तो चा का जा में परिवर्तन हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। व्यंजन संधि के उदाहरण है, 3-3 के पेयर बना के रखे इन्होंने 4 पेयर, और आपको बताना है व्यंजन संधि कौन सा है। उल्लस, संगम, तथास्तु। बी ऑप्शन है संभावना, सद्भावना, बहिष्कार। तीसरा है वातावरण, उल्लास, संस्कृत। और चौथा है उल्लास, संगम, संभावना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उद प्लस लास, सम प्लस गम और सम प्लस भावना। डी ऑप्शन इसका डी ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन सही है। देखिए पहले में उल्लस है तो उल्लस कोई शब्द नहीं होता है, तो उल्लस तो ऐसे ही गलत हो गया, ऑप्शन गलत हो गया है। बी सद्भावना, सत प्लस भावना, सम प्लस भावना, बहिधनकार। बहिधनकार जो होता है वो व्यंजन नहीं है, बहिष्कार में बहिधनकार होता है, धनुष टंकार, धनु प्लस टंकार होता है, और ये जो होता है ये विसर्ग होता है। अगला अगर वातावरण की बात करें तो वातावरण कोई संधि हो ही नहीं रहा है, उल्लास और संस्कृत का सम प्लस कृत। वातावरण में कोई संधि वाता प्लस वर्ण करेंगे तो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना है आपको कि इसमें डी ऑप्शन सही होगा। फिर व्यंजन संधि के बाद अगला दे रहा है देव जो महान है, किस समास के लिए उदाहरण गया है। देव जो महान है तो बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा, है जो अगर कहीं शब्द आता है, के समान शब्द आता है या रूपी शब्द आता है, कमल रूपी नयन, कमल नयन, या फिर कहे चंद्र वदन, चंद्रमा के समान वदन, है ना, जितना सुंदर चंद्रमा है उस वैसे ही सुंदर वदन, लता दें, लता रूपी दें, है ना। तो ये सारे शब्द जो होते हैं वो
वो क्या कहते हैं, कर्मधारय समास की उदाहरण है, तो इसमें भी कर्मधारय समास की होगा। अगला अगर हम कहते हैं योगदान में कौन सा समास है, तो योगदान, योग का दान आप करते हैं, तो इसका होगा तत्पुरुष समास। उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद, तो ध्यान रखिएगा, उच्छ्वास का होगा उत प्लस श्वास। तो इसका भी एक रूल होता है कि यदि प्रथम या तृतीय वर्ण के पश्चात तालव्य श आता है तो दोनों मिलकर ता का चा हलंत के साथ और शा का छा में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे उच्छ्वास हो जाएगा, तो उत प्लस श्वास, उत प्लस छवास, उत प्लस श्वास, उच्च प्लस श्वास और उच्च प्लस छवास। तो यहाँ पे होगा उत प्लस श्वास, ता या दा के पश्चात अगर कोई शा वर्ण आता है, तालव्य शा आता है, तो चा छा में परिवर्तन हो जाता है। तो ये रूल होता है। तो यहाँ पे उत प्लस श्वास हो जाएगा, उच्छ्वसन, उत प्लस श्वसन। आगे बढ़ते हैं, बहिर्मुखी में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी में कौन सा उपसर्ग है? बहिस, बहि, बहिर और बहिर। तो यहाँ पे बहिर उपसर्ग है रागे हलंत वाला, सी ऑप्शन सही है। लेकिन अगर यही पूछता बहिर्मुख में कौन सा समास है, बहिर्मुखी में कौन सा संधि है, संधि कौन सी है, तो ध्यान रखिए कि बहि प्लस मुखी होता है, बहि प्लस मुख होगा। जो भी बहिर्मुख है तो बहि प्लस मुख, और अगर बहिर्मुखी है तो बहि प्लस मुखी। तो यहाँ पे जो है वो विसर्ग संधि होगा, ठीक है ना। आगे, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। नमस्कार। आगे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, तो यहाँ पे संधि कहते हैं, ठीक है ना। आगे है राकेश शब्द में का सही संधि विच्छेद है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। राकेश में गलती भी हो जाती है। ऑप्शन है राके प्लस ईस, राक प्लस ईस, राका प्लस ईस और राका प्लस ईस। तो इसका सही आंसर होगा राका प्लस ईस। राका मतलब होता है रात्रि, रात्रि का जो पर्यायवाची है वो राका होता है। निशा, राका, रजनी, है ना, ये सारे। तो ध्यान रखिए राका और ईस मतलब भगवान। तो जो रात के भगवान है वो किसे माना गया है? चंद्रमा को माना गया है, इसलिए राकेश जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची भी है। अगला अगर हम बात करते हैं भानुदय, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा राकेश वाले का, 28 का। भानुदय में कौन प्रयुक्त संधि का नाम बताइए? तो भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय दोनों छोटाऊ बड़ाऊ मिलकर, छोटाऊ मिलकर बड़ाऊ बनेगा और यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा संधि, तो दीर्घ स्वर संधि होगा, बी ऑप्शन सही है। अति प्लस आचार में का सही संधि विच्छेद है। अति प्लस आचार किसका संधि विच्छेद है, किस शब्द का? तो अति प्लस आचार अत्याचार, अत्याचार जड़ स्वर संधि है और इसका ऑप्शन होगा अतिचार का, अत्याचार का, अत्याचार का, इनमें से कोई नहीं, तो अत्याचार बी ऑप्शन का सही होगा। फिर कह रहा है छोटा प्लस बड़ी मिलकर ए हो जाता है, ये किस संधि स्वर संधि को विभेदित करता है? यदि अगर छोटा के साथ छोटी ही मिलता है तो ए हो जाता है, ये किस संधि को प्रकट करता है? तो ये गुण स्वर संधि को। एक बार ध्यान रखिएगा, ए बना, एक मात्रा लगा, एक मात्रा मतलब एक चोटी मतलब की गुण स्वर संधि। आप गुणी व्यक्ति हैं तभी आपके एक चोटी आया है ना। आगे, छोटा बड़ा, प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद बताइए। प्रत्युत्तर का, तो प्रति प्लस उत्तर होगा प्रत्युत्तर का, ठीक है ना। तो इसमें प्रति प्लस उत्तर बी ऑप्शन है, देखिएगा बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है कर्मधारय समास किसमें है? छोड़ दो इसको, बहुरी समास, चौराहा, भाई बहन। चलिए, अगला शब्द है उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद बताइए। उच्छिष्ट, तो फिर आ गया वही, अगर आपका ता दा के पश्चात तालव्य श आता है तो चा छा में परिवर्तित हो जाता है। दो रूल ऐसे हैं जो चा छा में परिवर्तित होते हैं। यदि किसी स्वर के पश्चात छा आता है, छाता वाला छा, तो वहां पे भी चा छा में परिवर्तन, स्वर जो है वो तो चा जो है वो हलंत के साथ ऐड हो जाता है। जैसे अनु प्लस छेद अनुच्छेद, बी प्लस छेद विच्छेद, प्रति प्लस छेद प्रतिच्छेद, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ता दा के पश्चात, ता या दा के पश्चात कोई तालव्य श आता है, तालव्य श आता है, तो वहां पे क्या हो जाता है?
ये हो जाता है, चार छाव में परिवर्तित हो जाता है ना। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बनेगा उत प्लस शिष्ट बनेगा, इसका उच्च प्लस शिष्ट है, उत प्लस शिष्ट है, उत प्लस शिष्ट है, उत प्लस शिष्ट है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा, उत प्लस शिष्ट, उच्च प्लस शिष्ट नहीं होगा, उत प्लस शिष्ट, ता या दा के पश्चात आना चाहिए। अगला है सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद है। तो सच्चिदानंद को तीन तरीकों से आप तोड़ सकते हैं, ऐसे ओरली समझ लीजिए, ऑप्शन तो हम देख लेंगे। एक तो सत प्लस चिदानंद है ना, दूसरा सच्चित प्लस आनंद, और तीसरा सत प्लस चित प्लस आनंद। तीन भाग में, तीन भाग तोड़ेंगे, सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चित प्लस आनंद, सत प्लस चिदानंद, तीन तरीके से तोड़ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें ऑप्शन कौन सा गिवन है, क्या तीनों गिवन है? अगर तीनों तो हो नहीं सकते, होगा तो कोई एक ही दो। देखते हैं, सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चित प्लस आनंद, सच्चित प्लस दानंद, सत प्लस चित प्लस आनंद। तो इसका ए ऑप्शन से होगा सत प्लस चित प्लस आनंद, ए ऑप्शन आपको मिल गया। फिर आप कहेंगे सर आपने अभी कहा था सच्चित प्लस आनंद भी तो कहा था। बेटा वो दा नहीं बोला था मैंने, सच्चित प्लस आनंद बोला था। क्या बोला था? सच्चित प्लस आनंद। अगर वो ता होता तो सही होता, फिर कोई गलत ही नहीं कर सकता था, क्योंकि हमने बताया था पहला रूल, व्यंजन संधि का पहला रूल, कि यदि ता किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात कोई स्वर आता है तो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो वही बनता। तो ये हो सकता था सही, लेकिन दा है इसलिए नहीं होगा। अगला अगर हम बात करते हैं अन्वेषण का संधि विच्छेद, तो अनु प्लस एषण होगा, आधे अक्षर के बाद या हुआ आता है तो यण स्वर संधि होगा। ऑप्शन दे रहा है अनु प्लस वेषण, अनु प्लस एषण, अनु प्लस ऐषण, अनौ प्लस एषण। तो बी ऑप्शन सही होगा, अनु प्लस एषण सही। व्यंजन संधि का उदाहरण है, चार ऑप्शन दिया है, फिर से व्यंजन संधि पूछ रहा है। वैसे व्यंजन संधि में बहुत कंफ्यूज रहता है, हमको लगता है ये। चलिए, उद्यत, परमौषध, दुरुपयोग और तपोवन। अगर हम तपोवन का करें तो तपा प्लस वन होगा, विसर्ग हो जाएगा। दु प्लस उपयोग होगा, दुरुपयोग का विसर्ग। परम धन औषध, और ये हो जाएगा परमौषध। ये स्वर संधि का होगा, मतलब वृद्ध स्वर संधि। उत प्लस हत होगा उद्यत का, उत प्लस हत उद्यत, और उद्यत, और ये बनेगा व्यंजन संधि। ठीक है ना, ए ऑप्शन इसका सही होगा। गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण दे रहा है महर्षि, पावक, अभ्युदय, मतैक्य। चारों के बारे में हम क्लियर करेंगे कौन कौन सी संधि है, तो फिर हम गुण पे टिक लगा देंगे। पहला है महर्षि, हमने कहा था भैया महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ये सारे ऋषि जो हैं ये सभी गुण में आते हैं, क्योंकि गुणी व्यक्ति होते हैं। लेकिन ये कोई वाजिब तरीका नहीं है, मैं बस याद कराने के लिए बोलता हूँ, नहीं तो आप कहते सर गुणी व्यक्ति जो होता है सारे गुण में आते हैं क्या? इसका मतलब अगर इंसान रमेश गुणी है तो रमेश हो जाएगा, क्या कहते हैं, रमेश हो जाएगा गुण स्वर संधि में। वैसे ऑब्वियसली होता ही है, लेकिन अगर कोई और व्यक्ति, मान लो मैं मान लेता हूँ, मान लो दिनकर है, या रजनीश है, रजनीश अगर होगा तो गुण हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, बस याद करने के लिए मैंने बता दिया। देवर्षि, राजर्षि, महर्षि, और अगर ऐसे वर्ण आते हैं तो सारे ऋषि जो है गुण स्वर संधि में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण है, अच्छा इसमें और भी है महर्षि के बाद, पावक, पो धन अक। वैसे मैंने ट्रिक बताया था, अगर 3 या 4 अक्षर के वर्ण आए, बीच में या वा आए, तो वो शब्द जो होता है वो अयादि स्वर संधि होता है, तो अयादि है। अगला है अभ्युदय, अभि प्लस उदय, आधे अक्षर के पश्चात या और वा आता है तो वो हमेशा यण स्वर संधि कहलाता है, तो यण स्वर संधि हो गया। मतैक्य, मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य होगा, एक के होगा, मत प्लस एक के, और ये हो जाएगा वृद्ध स्वर संधि, 2 मात्रा 2 चोटी, वृद्ध स्वर संधि। आगे आती विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है। पहला है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, दिनेश चंद्र। तो इसमें चारों एक तरह ही दिए हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट है। तो आप हरिश्चंद्र का जो शुद्ध शब्द है, जो आपका शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है, वही आपका होगा। तो हरि प्लस चंद्र हो जाएगा हरिश्चंद्र। अच्छा, वीडियो यूट्यूब पे कुछ भी ट्रेंड हो जाता है, कुछ भी वायरल हो जाता है,
अभी रिसेंटली मैं आज देख रहा था शायद न्यूज, तो उसमें ये दे रहा था कि जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वो कहीं किसी इंटरव्यू में गए थे, उनके सिर पर 2 मिनट तक लगातार मक्खी बैठी थी, तो वो बस यही ट्रेंड कर गया और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ, काफी लोगों ने इसको मतलब यूज किया होगा अपने उसमें। तो आज कुछ भी हो सकता है, मक्खी वायरल हो गई भाई, आपकी वीडियो वायरल नहीं होती, आपकी मेहनत वायरल नहीं होती। चलिए आगे। व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया, गुण संधि का उदाहरण है महर्षि हो गया, विसर्ग संधि का उदाहरण हरिश्चंद्र हो गया। आगे अगर हम देखते हैं, संधि विकल्प चुनना है आपको। प्रश्न है कि रूपांतरण का सही संधि विच्छेद बताइए। रूपांतरण का, तो रूप प्लस अंतरण रूपांतरण, और ये रूप प्लस अंतरण, रूप प्लस आंतरण, अंतरण, रूपा रूपा, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, रूप प्लस अंतरण, है ना। मनोयोग को मनः प्लस योग होगा, मनः प्लस योग होगा मनोयोग, बी ऑप्शन सही है। और रूपांतरण का ए ऑप्शन सही है। दुराशा का दुह धन आशा होगा, सी ऑप्शन सही होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला है सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद कौन सा है। सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद कौन सा है, तो सच्छास्त्र का संधि विच्छेद होता है सत प्लस शास्त्र, जो उच्छ्वसन उसके बाद उच्छ्वास, ये जो शब्द थे वो सच्छास्त्र के साथ भी वही रूल लगेगा। ताया दा के पश्चात अगर कोई तालव्य आता है तो वो चाछा में परिवर्तित होता है ना। तो सच्छास्त्र का सत प्लस शास्त्र बनेगा। ऑप्शन है सत प्लस छास्त्र, सच प्लस शास्त्र, सच प्लस शास्त्र, और इसका डी ऑप्शन सही होगा, सत प्लस शास्त्र। निष्कलंक का जो है संधि क्या होगा, निष्कलंक का निष्कलंक होगा, और इसमें भी तालव्य नहीं मूर्धन्य होगा। तो निष्कलंक 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 चार तरफ से लिखा है, इसका डी ऑप्शन सही है, निष्कलंक डी ऑप्शन। कालंक जो लिखा है सी ऑप्शन वो गलत है। अगला पवन, और लास्ट शब्द है आज का पवन। पवन में कौन सी संधि है, तो पो प्लस अन होता है पवन, और ये होगा अयादि स्वर संधि, उसका संधि विच्छेद प्लो प्लस। अगर वहीं पौ प्लस अन आप लगा देते तो वो पावन हो जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास। आप वीडियो को आशा करते हैं कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अपने दोस्तों को जरूर से जरूर ये बताइए कि सर ने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया है। देखिए आपकी थोड़ी सी तारीफ हमें बहुत प्रमोट करती है, हमें मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है, बहुत ज़्यादा हमको कहते हैं ना कि हमें बहुत उससे मोटिवेशन मिलता है, हमें थोड़ा हिम्मत बढ़ती कि हाँ और अच्छी वीडियो बनाएं और मेहनत करें। तो हम मेहनत बहुत करते हैं। मैं बताऊं कि सारे पंखे बंद कर रखे हैं मैंने, लाइट कम से कम 5-6 लाइट रूम में जला रखी है, तब फेस पे पूरा रूम बंद है और फेस पे ये ग्लो है। ग्लो का मतलब ये है कि क्लियर आपको दिख रहा है, नहीं तो आप सोचिए ग्लो मतलब सुंदरता के लिए ऐसा करें। ग्लो का मतलब है कि ना मतलब क्लियर दिख रहा है। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी संधि के और पार्ट होंगे, और पार्ट में अगर आपको इन पार्टों में कुछ कमी लगती है तो आप अवश्य बताइएगा, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। देखिए उसके अलावा एग्जाम भी मेरा आ गया है, तो शायद आपको कंटिन्यू तो नहीं, लेकिन मैं डेफिनेट करता हूँ कि आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने सारे अरेंजमेंट कर रखे हैं। तो